समय की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मनोहर नाम का एक कूड़ा बिनने वाला लड़का रहता था। वो सड़कों पर प्लास्टिक की बोतलें, कागज और भी बहुत सारा सामान बिना करता था। लगता है मैं पूरी जिंदगी कूड़ा ही बिनता रहूंगा। सारा कूड़ा बिनने के बाद शाम को वो कबाड़ी वाली दुकान पर चला गया। क्या बात है मनोहर, आजकल तू कूड़ा बिनने में मन नहीं लगा रहा है क्या? आप भी कमाल की बात करते हैं। कूड़ा बिनने में भला किसका मन लगेगा? ये सब काम तो मजबूरी में करता हूँ। वरना तू तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है ना। जो काम करते हो उसकी इज्जत किया करो, वरना ये भी छिन जाएगा किसी दिन। खैर, मालिक ने मनोहर को पैसे दिए और वो अपने टूटे फूटे घर में वापस आ गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा, तभी उसे अचानक उस कबाड़ी वाली की बात याद आई। उस कबाड़ी वाले ने शायद ठीक ही कहा था। अगर मैं कूड़ा बिनना शुरू ना करता तो मैं आज भी सड़कों पर ही सो रहा होता, सिग्नल्स पर भीख मांग रहा होता। कम से कम टूटी फूटी ही सही, खुद की झोपड़पट्टी तो बना ही ली है। खैर, इसके बाद मनोहर ने अपनी वही बोरी उठाई और अपने माथे से लगाई। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, वैसे उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी। ये लो, आज से ही अपने काम को इज्जत करना शुरू किया और आज ही बारिश होने लगी। लेकिन फिर भी मैं काम तो करूंगा ही। मनोहर उसी तेज बारिश में सड़कों पर निकल गया। रास्ते में बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की पॉलीथीन पड़ी थी, जिसे वो उठा उठाकर अपनी बोरी में भरता जा रहा था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे कागज के ढेर वहाँ पर पड़े थे, लेकिन वो बहुत भीग चुके थे। ये देखो, ये तो वही बात हो गई कि मेरे सामने हजारों किलो सोना पड़ा हुआ है, लेकिन देखते ही देखते वो सोना मिट्टी बनता जा रहा है। मनोहर ये सब खड़े होकर सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास कोई भिखारी आ गया। साहब, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बरसात में कोई भीख भी नहीं दे रहा है, कम से कम खाना ही खिला दो। अरे मोनू तू? अरे मैं मनोहर, भूल गया क्या मुझे? तभी वो भिखारी मनोहर को पहचान गया। अरे मनोहर, तू ये बोरी लेकर क्या कर रहा है? अभी तक तेरे हाथों में कटोरा हुआ करता था, आज ये बोरी कैसे? अरे मोनू, मैंने अब भीख मांगना बंद कर दिया है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी भीख मांगना छोड़ दे और ये काम चालू कर। कम से कम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, फालतू में अच्छा खासा काम छोड़ दिया तूने। भीख मांगने से आसान काम कोई नहीं हो सकता। कैश सीधा हैंड टू हैंड मिल जाता है, और जो काम तू करता है उसमें सबसे पहले तो दिन भर कूड़ा बीनते रहो, उसके बाद शाम को जाकर उसे बेचो, तब जाकर पैसे मिलते हैं। चल मेरे साथ, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इस बारिश में भीख मांगते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर शाम को एक साथ बैठकर पौआ पियेंगे। हाँ नहीं नहीं मोनू, मैं अब कभी भीख नहीं मांगूंगा। खैर, मोनू वहाँ से चला गया। मनोहर के सामने बहुत सारे रद्दी कागज पड़े हुए थे जो भीग रहे थे। वो फिर से उन्हें देखने लगा। ये रद्दी के कागज कम से कम 50 किलो तो होंगे ही। ऐसा करता हूँ, ये सभी कागज उठाकर अपने बोरी में रख लेता हूँ। जब धूप निकलेगी तब उन्हें सुखा लूंगा और उसके बाद बेच दूंगा। मनोहर ने वो सारे रद्दी कागज अपनी बोरी में भर लिए। सबसे पहले ये सारे कागज घर में रख देता हूँ, वरना ये और भी ज्यादा गीले हो जाएंगे। मनोहर भागता हुआ अपनी झोपड़ी में आया और सारे गीले कागज घर में फैला दिए। ये सही रहा, मैंने सारी रद्दी चारों तरफ फैला दी है। हवा लगने से थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा। कल जब धूप निकलेगी तब मैं बाहर उन्हें सुखा लूंगा। इसके बाद मनोहर फिर से वो बोरी लेकर कूड़ा बिनने चला गया। उस दिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के पैकेट इकट्ठा कर लिए। उसकी पूरी बोरी भर गई। उस कबाड़ी वाली की बात तो बिल्कुल सच निकली। भले ही आज बारिश होने लगी, लेकिन आज जैसे ही मैंने काम को इज्जत देनी शुरू की, वैसे ही आज मेरा काम भी बढ़ गया। इतनी बारिश होने के बावजूद कुछ देर में मेरी पूरी बोरी भर गई। तभी अचानक मनोहर की नजर एक लड़के पर गई। वो 12 साल का लड़का भी एक बोरी लेकर सड़क के किनारे बैठा था और रो रहा था। मनोहर भागकर उसके पास गया। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो इतनी तेज बारिश में? क्या काम करते हो तुम? कुछ नहीं भैया, मैं कबाड़ बिनकर अपनी जिंदगी चलाता हूँ। मेरी माँ अचानक बीमार हो गई, तो मैंने सोचा था कि आज दिन भर ढेर सारा कूड़ा बीन लूंगा, ताकि शाम तक पैसा इकट्ठे हो जाएंगे और मैं अपनी माँ का इलाज करा लूंगा। लेकिन इतनी तेज बारिश में जरा सा भी कूड़ा नहीं मिला मुझे। इतनी छोटी उम्र में तुम कूड़ा बीनते हो? मैं एक भिखारी के खानदान से हूँ। मेरे माँ बाप भीख मांगते थे। एक दिन मेरे पिताजी ट्रेन में भीख मांग रहे थे, तभी एक आदमी को उन पर गुस्सा आया और उसने चलती ट्रेन से मेरे पापा को धक्का दे दिया और मेरे पिताजी मर गए। इसके बाद मेरी माँ भी भीख मांगने लगी, लेकिन मेरी माँ को भीख मांगता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने कूड़ा बिनना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ बीमार है तो घर जाकर उनकी सेवा करो। मैंने आपको बताया ना कि मुझे उन्हें डॉक्टर को दिखाना है
और मेरे पास 1 रुपए तक नहीं है। आज बिल्कुल कूड़ा भी नहीं मिला, वरना यही बेचकर मैं इलाज करा लेता अपनी माँ का। कितने रुपए चाहिए बताओ? मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे माँ बाप भीख ही मांगते थे, तो मैं भी तो भीख मांग सकता था ना। लेकिन मैंने कूड़ा बिनना चालू किया, तो मैं आपसे भीख कैसे ले सकता हूँ? तू बिल्कुल मुझ पर गया है। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। देख मेरी पूरी बोरी भर गई है। मैंने आसपास का सारा प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, इसीलिए शायद तुझे नहीं मिल रहा है। मेरी ये बोरी तू ले ले और तू कबाड़ी वाले को बेच दे। अपनी माँ का इलाज करा। 2 दिन बाद मुझे इसी जगह मिलना, फिर मुझे सारा कूड़ा और प्लास्टिक वापस कर देना। हिसाब बराबर, इसमें कोई भीख नहीं हुई। नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकता। देख गोलू, तू बहुत खुशकिस्मत है कि तेरी कम से कम माँ तो जिंदा है। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। तूने मुझे भैया कहा, इसका मतलब तेरी माँ भी मेरी माँ हुई। कम से कम इस नाते तो कूड़ा ले ले मुझसे। माँ से बढ़कर कुछ नहीं। इस उम्र में इतना स्वाभिमान अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से मनोहर ने अपनी पूरी भरी हुई बोरी गोलू को दे दी। मनोहर अब वापस आ गया। चलो अच्छा है, उस लड़के ने मुझसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे वैसे भी नहीं थे। उस रात मनोहर बिना खाना खाए ही सो गया। वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश कम हो और जो ढेर सारा रद्दी कागज उसने इकट्ठा किया है वो कबाड़ी वाले को बेच दे, ताकि अच्छा खासा पैसा उसे मिल सके। लेकिन अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। लगता है बारिश आज भी नहीं रुकेगी। कोई बात नहीं, मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है और भूख भी बहुत तेज लगी है। 10-15 प्लास्टिक की बोतलें मिल जाएंगी तो खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। उसने सोचा कि आज भी उसे पिछले दिन की तरह ढेर सारा कूड़ा मिल जाएगा। लेकिन आज मनोहर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कल गोलू के साथ हुआ था। लगता है बारिश में लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया है। सबके सब सफाई अभियान से जुड़ गए हैं। ना ही किसी कूड़ेदान में कोई कूड़ा मिला और ना ही सड़क पर किसी ने बोतलें फेंकी। गोलू वाला हाल मेरा भी हो गया आज तो। कोई बात नहीं, आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा लगता है। मनोहर अपने घर की तरफ लौटने लगा, लेकिन वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि तेज आंधी और बहुत तेज बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी तहस नहस हो चुकी थी। वो कागज भी इधर उधर उड़ चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ रद्दी कागज वहीं पर पड़े थे। भगवान, ये तूने क्या किया? मुझे तो लगा था कि अपने काम की इज्जत करने की वजह से धीरे धीरे मैं भी अब अमीर बन जाऊंगा, लेकिन आज तो तूने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरा घर ही उजड़ गया। सोचा था ये रद्दी बेचकर कुछ पैसे जमा कर लूंगा, वो भी ये बारिश बहा ले गई। अब लगता है फिर से भीख ही मांगनी पड़ेगी। जो थोड़ी सी रद्दी बची हुई थी उसी को अपनी गोद में लेकर मनोहर वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस रद्दी कागज से एक आवाज आई, उठ जाओ मनोहर। मनोज अचानक डर कर खड़ा हो गया। उसके हाथ में जो रद्दी कागज थे वो उसके हाथ से छूट गए। कौन है? मैं जादुई कागज हूँ। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम खुद भूखे सो गए, लेकिन उस बच्चे की तुमने मदद की, इसीलिए मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम अपने जैसे बहुत सारे लोगों की मदद कर पाओगे। कैसी मदद? इन कागजों से तुम ही अपना घर बनाओ, क्योंकि ये साधारण कागज नहीं बल्कि चमत्कारी कागज है। इसके बाद जो होगा वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मनोहर ने वो कागज उठाए और जल्दी जल्दी फिर से अपना घर बनाना उन्हीं कागजों से शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कागज का घर बहुत बड़ा महल बन गया। महल के अंदर बहुत सारे कमरे और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उस महल में एक तिजोरी भी थी जिसमें ढेर सारे पैसे रखे थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया। अब मैं अपने जैसे हर किसी की मदद करूंगा। उन पैसों से मनोहर ने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ी दुकान खोली। कुछ दिनों बाद उसे वही गोलू दिखाई दिया। उसने गोलू और उसकी माँ को अपने ही घर में रख लिया। गोलू, मैंने कभी परिवार नहीं देखा। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो और माँ, आज से आप मेरी भी माँ हैं। जीते रहो बेटा, तुम्हारी जैसी औलाद भगवान हर किसी को दे। गोलू के पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हार गई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे जैसा बेटा मुझे दे दिया। अब तुम दोनों भाई मिलकर सबकी मदद करना। उसके बाद गोलू और मनोहर ने मिलकर दुकान चलानी शुरू कर दी और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। राकेश एक अनाथ लड़का था, पर किसी तरह भीख मांगकर उसने पढ़ाई लिखाई कर डाली। जब वो बड़ा हुआ तो टीचर बनना चाहता था, पर कभी पेपर लीक हो जाता तो कभी कुछ हो जाता। इस वजह से उसने एक नया प्लान सोचा। अब मैं नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर नहीं मारूंगा। अगर किसी चीज पर डिपेंड हो जाऊं तो वो कमजोरी बन जाती है। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। इस गांव में ही पला बड़ा हूँ। मेरी तरह जितने भी इस गांव में गरीब बच्चे हैं,
मैं उन सबको फ्री में पढ़ाऊंगा और अपने मोबाइल से ही वीडियो पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी अपलोड कर दूंगा, जिससे बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्री में पढ़ाई कर सकें। अगले दिन ही गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बच्चों, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और इस पूरे ब्रह्मांड को समझना है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वरना कोई भी तुम्हें मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाता रहेगा। तभी गांव की एक छोटी बच्ची ने कहा, भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक बार मैंने स्कूल में नाम भी लिखवाया था, पर फीस देने के लिए मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे तो नाम कटवा दिया। मैं हर उस बच्चे को फ्री में पढ़ाऊंगा जिसके अंदर पढ़ने का जुनून है। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी अचानक बहुत जोर की बारिश होने लगी। बच्चों, अभी तुम लोग जाओ, जैसे ही बारिश खत्म हो जाए शाम को इसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। सारे बच्चे शाम को उसी बरगद के नीचे आ गए। राकेश पूरी तरह से भीगा हुआ था। भैया आप तो पूरी तरह से भीगे हुए हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई तुम लोग तो अपने अपने घर चले गए थे, पर मैं तब से यहीं बैठा हूँ और तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। राकेश का जुनून देखकर सभी बच्चे वहीं बैठ गए और राकेश उन्हें पढ़ाने लगा। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार बच्चे खड़े नहीं हुए, वहीं बैठे रहे। बच्चों, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, बाकी की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे। सर, जब आप हमारे लिए बारिश में हमारा इंतजार कर सकते हैं तो हम लोग बारिश में पढ़ क्यों नहीं सकते? लेकिन तभी गांव के प्रधान अपनी कार में बैठकर वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि राकेश इतनी तेज बारिश में सबको पढ़ा रहा है। अरे मास्टर साहब, अपने बारे में ना सही तो कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राकेश को भी ये बात ठीक लगी और उसने सभी बच्चों को अपने घर जाने के लिए बोल दिया। अब राकेश कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पर बारिश में बच्चों को पढ़ा सके, पर गाँव में किसी ने उसे जगह नहीं दी। प्रधान जी से मदद लेकर देखता हूँ, वो मुझे थोड़े समझदार लग रहे थे, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। राकेश झमाझम बारिश में ही प्रधान जी के घर पहुँच गया। प्रधान जी, मैं इस गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं उनसे कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं ना, इतनी तेज बारिश हो रही है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पर छत हो। देखो मास्टर जी, पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, जिनके माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। वो लोग मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ा ही लेंगे। आप फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रधान जी, ये सब गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना घर चला पाते हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो बड़े होकर ये अपने माँ बाप की मदद कर सकेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है मास्टर साहब। यहाँ से जाइए, यहाँ आपकी कोई मदद नहीं होने वाली। राकेश वहाँ से चला गया और गांव में ही तेज बारिश में इधर उधर भटकने लगा और कोई जगह ढूंढने लगा जहाँ पर वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। ये मास्टर अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लगा है। अभी तो सिर्फ यही इस गांव में पढ़ा लिखा है, तब इसने पुदीना बो रखा है हम सबके अंदर। सोचो जरा, जब पूरा गांव पढ़ लिख जाएगा तब तो पूरा गांव हमें कुछ समझेगा ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए प्रधान जी, गांव में ऐसे कहीं पर भी ये अपनी दुकान नहीं चला सकता, क्योंकि वो सारी जमीन सरकार की है। वहीं दूसरी तरफ राकेश तेज बारिश में ही पूरे गांव में घूम रहा था, ताकि उसे कोई जगह मिल जाए जहां पर वो बच्चों को पढ़ा सके और बारिश से भी बचे रहे। तभी राकेश को एक जगह दिख गई और वो उस जगह के अंदर चला गया। अरे वाह, ये बेसमेंट सही रहेगा बच्चों के लिए, यहाँ बारिश का भी कोई असर नहीं होगा और मैं बच्चों को पढ़ाते समय वीडियो भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकूंगा। अगले दिन राकेश ने गांव के सभी बच्चों को उसी बेसमेंट के अंदर बुला लिया और वहीं पढ़ाने लगा। सर, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और ये जगह आपने अच्छी ढूंढ ली। तो बच्चों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इतिहास जानेंगे, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। कंडीशन कितनी खराब थी अपने देश में, वहाँ से लेकर यहाँ तक कंडीशन सुधर पाई है केवल बाबा साहब की वजह से। तो इस तरह से बारिश में भी उन बच्चों की पढ़ाई जारी रही, लेकिन धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव के सारे बांध टूट गए और उस गांव में बाढ़ आ गई। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन उस बेसमेंट के अंदर भी उन बच्चों की छाती तक पानी भर गया। ये क्या हो गया भगवान, अब अगर जरा सा भी पानी और बढ़ गया तो बच्चे डूब जाएंगे, इन्हें किसी तरह यहाँ से निकालना होगा। बच्चों, तुम लोग धीरे धीरे करके इस बेसमेंट से निकलने की कोशिश करो। नहीं मास्टर साहब, 1 महीने हो गए पढ़ाई करते करते और अब हमें पढ़ाई की कद्र होने लगी है। आप हमें पढ़ाइए, हम खड़े खड़े ही पढ़ाई कर लेंगे और एक दिन ऐसा जरूर लाएंगे कि आगे से किसी भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए ऐसी कंडीशन से ना गुजरना पड़े। राकेश उन बच्चों का जोश और जुनून देखकर पानी में ही पढ़ाने लगा। तभी उस बेसमेंट के बाहर उन सभी बच्चों के माता पिता और प्रधान जी भी इकट्ठे हो गए। गाँव वालों,
तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का कुछ ज्यादा ही भूत सवार था ना। अगर इन सभी बच्चों को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान जी जल्दी से कुछ कीजिए, बच्चों को बाहर निकलने का इंतजाम कीजिए। वहीं बेसमेंट के अंदर राकेश उन बच्चों के लिए बहुत परेशान हो गया। बच्चों सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और धीरे धीरे इस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करो। छोटू ये लो मेरा मोबाइल पकड़ो। सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। रानू सबसे छोटी थी, इसलिए मास्टर जी ने रानू को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। राकेश सभी बच्चों को लेकर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं छोटू मास्टर जी के मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इससे पहले राकेश सोशल मीडिया पर लाइव पढ़ रहा था, इसलिए फोन अभी भी लाइव था। धीरे धीरे लाखों लोग गांव के इन बच्चों को देख रहे थे। राकेश सभी बच्चों को लेकर मेन गेट की तरफ पहुंच ही चुका था कि तभी अचानक बहुत जोर की लहर आई और सारे बच्चे बेसमेंट के अंदर पानी में डूबने लगे। अरे जल्दी से इधर आओ, मास्टर जी का लाइव वीडियो चल रहा है, ये तो किसी खतरे में है। इनका वीडियो तो मैं शुरुआत से देखा चला आ रहा हूँ। इस मास्टर साहब ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली थी, उस बेसमेंट में भी पानी भर गया। अब ये सब मौत के कगार पर है। कोई गांव वाला इनकी मदद नहीं कर रहा, हमें ही कुछ करना होगा। प्रधान जी और गांव वाले बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर में वहां पर मास्टर जी की लाइव ऑडियंस में से कुछ लोग ट्रैक्टर पर नाव लेकर आ गए। वो सभी लोग उस बेसमेंट के अंदर नाव लेकर चले गए। उन लोगों ने सभी बच्चों को नाव में बिठाया और बाहर आ गए। तुम लोग कौन हो और जानते क्या हो मेरे और मेरे गांव के बारे में? प्रधान जी आपने इस गांव के लोगों को पिछड़ा कर रखा, इसमें हमारी गलती नहीं है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। हम इन मास्टर जी की कहानी शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ जानते हैं। कैसे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर उन्हें जब कहीं पर जगह नहीं मिली तब उन्होंने बेसमेंट में पढ़ाने का फैसला किया। लेकिन बारिश ने उनकी मेहनत में फिर से रुकावट डाल दी। प्रधान जी इस गांव में कोई जमीन हो तो बताइए, हम सारे लोग मिलकर वो जमीन खरीदकर मास्टर साहब को दे देंगे ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। प्रधान जी को थोड़ा गिल्ट फील होने लगा। बाहर से लोग आकर इसकी मदद कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं ही इसकी मदद कर देता हूँ ताकि मेरी वाहवाही हो। देखिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जो मास्टर जी ने इन बच्चों के लिए किया ऐसा तो खुद के माँ बाप तक नहीं करते। मास्टर साहब मेरी इतनी बड़ी हवेली है, कल से आप उस हवेली में कहीं पर भी अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। प्रधान जी अभी अभी आपने जो कहा वो लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अरे नहीं नहीं, जब तक बारिश होती रहेगी तब तक मास्टर जी हमारी हवेली में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा स्कूल हम राकेश बेटे के लिए बनवा देंगे जिससे कोई भी आसानी से पढ़ सके। तो इस तरह से राकेश की मेहनत रंग लाई और वो अगले दिन से प्रधान जी की हवेली के बहुत बड़े हॉल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे राकेश और उसके पढ़ाए हुए बच्चों का नाम पूरे देश में फैल गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है।